पूरी डिटेल सभी डिस्कस करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, क्या पेपर में आएगा, क्या क्या आपने डिस्कस करना है। ये पूरी डिटेल जो है वो पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, नमस्कार आप सभी को। मैं आपका अपना वीर का दिन स्वागत करता हूँ अपने टीओ एटीओ की क्लास में। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग, राम राम भाई, नमस्कार। चलो, अपनी इंग्लिश की क्लास है और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस क्या रहेगा, कितनी क्लासेस रहेंगी और आपने पढ़ना क्या क्या और कितनी क्लासेस किसकी रहेंगी। एक लिमिटेड टाइम में हमने अपनी कंप्लीट चीज़ें जो हैं उनको कवर करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तरीके कौन से होंगे, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे आपके सामने। तो मैं आपको बता दूं अपने सिलेबस का जब हम आपके सामने जिक्र करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तो आपके सामने सबसे पहले हमने रखा है वो रखा है लेटर राइटिंग। ठीक है, ये आपके आगे पीछे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन। हो सकता है वो आपसे पहले जो पूछेगा वो पूछेगा प्रीसी राइटिंग एग्जामिनेशन में। हो सकता है उसके बाद आपसे वो पैराग्राफ राइटिंग पूछ ली, उसके बाद आपका फ्रेजल वर्ब है वो पूछ ले। इनके ऊपर हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इन्हीं के अकॉर्डिंग ही डिस्कशन करेंगे। पहला आपके सामने लेटर राइटिंग जो है वो आपके पेपर में टीओ एटीओ के एग्जामिनेशन में 15 नंबर का आता है। हालांकि आप नोटिफिकेशन में देखोगे एचपीएससी के ऑफिशियल जो साइट है उसमें आपके सामने लिख के दे रखा है सिर्फ प्रीसी राइटिंग नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, सिर्फ यही दे रखा है। लेकिन आप उसको कैटेगराइज्ड करते हो तो कितने हिस्सों में उनको हम कैटेगराइज्ड करेंगे उनमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपके सामने प्रीसी राइटिंग जो है वो 15 नंबर का आएगा आपका, और उसके बाद में लेटर राइटिंग जो है 15 नंबर का आएगा, और प्रीसी राइटिंग जो है ना वो आएगा आपका 25 नंबर का। मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहने वाला है इसमें वो रहने वाला है आपके सामने इस प्रीसी राइटिंग का। सबसे ज़्यादा पेपर में 25 नंबर का आपके सामने पूछे जाने वाला है, और उसके बाद में लेटर राइटिंग। और दोनों ऐसे पोर्शन हैं इवन आप इनमें इसमें 25 में से 25 और इसमें 15 में से 15 लेके आ सकते हो। और एक खास बात और मैं आपको बता दूं एचपीएससी की, इस लेटर राइटिंग में आपके स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ऐसे नंबर मिलते हैं। ये नहीं मान लो आपने पे 3 स्टेप ठीक लिख दिए, 4th स्टेप में आपने कहीं मिस्टेक कर दी तो गलत हो गया, नहीं। वो कैटेगराइज्ड कर रखे नंबर की इसमें कितने आएंगे कितने, भाई सेंडर्स एड्रेस रिसीवर्स सब उसमें देख लेंगे। आगे आपके सामने पैराग्राफ राइटिंग है वो आपका 10 नंबर का पूछे जाते हैं। फ्रेजल वर्ब जो है ना ये 10 नंबर की पूछी जाती हैं। ठीक है, और ये फ्रेजल वर्ब में बच्चा काफ़ी दिक्कत पे महसूस करता है कि मैं इनको कैसे याद करूं। याद करने का तरीका देख लेंगे, वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो फ्रेजल वर्ब बन जाती है आपकी। ठीक है, देखेंगे बाद में देखेंगे बनती कैसे हैं। उसके बाद में आपका करेक्ट सेंटेंसेस जो है 5 नंबर की, ये पूरी ग्रामर में से पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ लिमिटेड ही सेंटेंसेस लेके आऊँगा और कोशिश रहेगी कि उसमें सभी टॉपिक्स कवर किए जाएँ जिस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। खासकर जैसे प्रोनाउन का हो गया, आपके एडजेक्टिव एडवर्ब हो गए, इस टाइप के टॉपिक जो है ना। देखो नाउन वगैरह जो हैं वो तो दुनिया रटे बैठी है, लेकिन वो कुछ ऐसे आपके क्वेश्चंस पूछेगा जो आपके आते हुए भी आप उनको गलत कर दोगे। लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में आपके सामने याद हो तो 10th क्लास में आपने पढ़े होंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में क्या होता है आपके, जैसे क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, कोमा, इनका यूज कहाँ कब और कैसे करना है उनका डिस्कशन करेंगे। यानी टोटल जो है ना आपका हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर जो पूरा का पूरा 100 नंबर का बनता है, जिसमें इंग्लिश की वेटेज अपनी कितनी रहेगी, 70 मार्क्स की रहेगी। इंग्लिश की वेटेज कितनी रहेगी अपनी, 70 मार्क्स की रहेगी। 30 नंबर का है वो हिंदी का पोर्शन आपका रहता है। अब ये अपना पूरा का पूरा शेड्यूल है जो कि आपने यूट्यूब के ऊपर भी देखा होगा किसकी कितनी क्लासेस रहेंगी, डेट वाइज आपके सामने मेंशन कर रखा है। तो इसमें आपके सामने लेटर राइटिंग की 3 क्लासेस रहेंगी अपनी। ठीक है, 11, 12 और 13 नवंबर को अपनी। ठीक है, आगे आपके सामने लेटर राइटिंग के बाद हम प्रीसी राइटिंग डिस्कस करेंगे 2 क्लासेस में। लगभग आपके पौने 2-2 घंटे की क्लासेस रहेंगी, और इसमें 2 क्लासेस में हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे 14th और 15th नवंबर में। पंचुएशन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, आपने स्कूलिंग लेवल में पढ़ा होगा। टीचर एक क्लास में करवा देता 40 मिनट में, और हम यहाँ तो लगभग 2 घंटे में जिक्र करेंगे। तो पंचुएशन में आपके सामने वो एक लाइन नहीं पूछेगा, वो आपके सामने लगभग हाफ पैराग्राफ जो होता है ना उसमें वो क्या करेगा, मान लो जैसे आप उसने आपके सामने लिख दिया राम, तो वो राम से स्टार्ट करके ऐसे गलत लिख देगा। ऐसे लिखना तो गलत होता है आपका। इसी तरीके से भाई कैपिटल लेटर बड़ा आना चाहिए, इनका यूज अपन देख लेंगे। उसके बाद में जो सेंटेंस करेक्शन है इसमें 4 क्लासेस रहेंगी, क्योंकि इसमें ग्रामर का मामला है और इसमें काफ़ी मतलब टॉपिक्स जो हमने कवर करने हैं आपके।
ठीक है। आगे आपके सामने फ्रेजल वर्ब 2 क्लासेस में हो जाएंगी, और लास्ट वन जो आपका पैराग्राफ राइटिंग 2 क्लासेस में इनको हम कवर करेंगे, 23rd और 24th में। ये आपका शेड्यूल था, ये अपनी क्लासेस रहेंगी, ये आपका सिलेबस जो है वो पूरा कर लिया हमने। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बिल्कुल आपके जो मेन टॉपिक है उनके ऊपर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लेटर राइटिंग आपके 15 नंबर के पूछे जाते हैं और प्रीसी आपका 25 पूछे जाते हैं। लेटर राइटिंग में आप कंप्लीट नंबर लेके आ सकते हैं, क्योंकि आप सीबीएसई के एग्जामिनेशन जो पेपर जो होते हैं उनको भी उठा के देखोगे तो उनमें चेंजेस जो करे हैं ना पीछे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। गलत कोई भी ना मानेगा आपके एचपीएससी, पुराना पैटर्न भी और आपका नया पैटर्न भी देख लेंगे। आ जाओ, तो इसमें अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में सबसे पहले तो ये देखते कि लेटर होता क्या है। लेटर के अलग अलग तरीके होते हैं। भाई स्कूल लेवल में पढ़ के आए थे, किसी भाई अप्लीकेशन लिखते थे आप छुट्टी लेने के लिए, एप्लीकेशन फॉर लीव। इसी तरीके से कोई ऑर्डर आपने मंगवाना है किसी चीज़ का, कोई स्टेशनरी का सामान, कोई की स्पोर्ट्स रिलेटेड जो होता था आपका, उनसे रिलेटेड जो है पूरा का पूरा देख लेंगे। तो लेटर जो है आपका वो एक रिटर्न मैसेज होता है, बिल्कुल होता है रिटर्न में ही तो होता है आपका। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर हो सकता है, किसी सर्टेन पर्सन को भी जा सकता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे ज़्यादा जो पुराना जो है, याद हो तो बहुत पुराने ज़माने में भी चिट्ठी जो होती थी ना वो लिखते थे। हालांकि वो एक लेटर ही तो होता था आपका, चिट्ठी जो लिखते थे आप, तो वो बहुत पुराना जो मोड है चलता आ रहा है। तो लेटर जो है आपके वो 2 टाइप के डिवाइड कर सकते हैं आप, फॉर्मल, दूसरा कौन सा होगा आपका इनफॉर्मल होगा। डिपेंड होगा पर्पज़ क्या है। आप किसी संस्था को, किसी इंस्टीट्यूट को आप लेटर लिखोगे तो फॉर्मल वे में, दोस्त को लिखोगे तो आप इनफॉर्मल वे में। फॉर्मल का मतलब होता है प्रोफेशनल वे में किसी से बातचीत करना, और इनफॉर्मल का मतलब होता है फ्रेंडली वे में आप किसी से बातचीत करते हैं। तो ठीक है, ये तो आपका इसकी डेफिनेशन होगी। सेंडर रिसीवर जो होंगे अपन देख लेंगे। अब मेन बात जो है, जो टाइप्स ऑफ लेटर, ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। जो मेन फोकस आएगा, आपने फोकस क्या करना है उसके ऊपर अपन देख लेंगे। तो इसमें आप देखो, टॉपिक वाइज मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बता दूंगा कि आपने एक पेज के ऊपर ये चीज़ें उतार लेनी है, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, ये जब तक नहीं बताऊं तब तक मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, देखते रहें आप। 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो कौन सा होगा आपका फॉर्मल लेटर, और दूसरा जो होगा उसको हमने अभी हम पढ़ के आए थे इनफॉर्मल। फॉर्मल जो होता है इसकी कुछ सब कैटेगरी भी होती हैं। सब कैटेगरी कौन से होंगे ये मैंने आपको पहले से बता दिया था। प्रोफेशनल और सीरियस पर्पज के लिए जो बातचीत की जाती है ना, उसको हम कहेंगे फॉर्मल लेटर कहेंगे। इसमें लेटर टू द प्रिंसिपल हो सकता है, किसी एडिटर को लिखना हो, बिजनेस लेटर को लिखना हो, जॉब एप्लीकेशन लिखनी हो आपने, या कोई कंप्लेंट लेटर लिखना हो, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये जो टाइप जो हैं वो कौन से लेटर के टाइप, आपके फॉर्मल लेटर के टाइप है, ठीक है। इसी के बाद में इनकी टोन कैसे होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आप मेरे से बात करोगे तो फॉर्मल में करोगे, इनफॉर्मल में करोगे? फॉर्मल में बात होगी, सीधी सीधी बात है। और बातचीत अपनी हो रही है तो इसमें टोन कैसे होगी? पोलाइट होगी, चाहे आप मेरे से करो चाहे मैं आपसे करूँ, बिल्कुल पोलाइट रिस्पेक्टफुल वे में हम बातचीत करेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज जो आपकी, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्शंस, कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? एक टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग, पढ़ा आपने? हाँ, शॉर्ट फॉर्म को हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। कोशिश रहे कि हम इनको भाई अवॉइड करें। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, इज प्लस नोट जो होता है वो आपका इजेंट होता है। हालांकि एचसीएस में तो हर पेपर में आपके पूछे गए क्वेश्चन टैग। जो पीवाईक्यू सीरीज है उसमें ये आपने पेपर उठा के देखोगे ना, हर वे पूछे गए। तो ये इजेंट जो लिखा ना, इसको इंग्लिश में या तो आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हो या आप इसको कॉन्ट्रैक्शंस भी बोल देते हो। कभी कभी मान लो एम प्लस नोट होता है तो इसका बनता है आरंट, ठीक है। तो ये भी आपका कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। आप बातचीत करोगे ना, लगभग सन 2000 से पहले की, तो ये वर्ड नहीं यूज करते थे टीचर। टीचर क्या यूज करते थे? सिर्फ ये वर्ड यूज करते थे, इज प्लस नोट, एम प्लस नोट, आर प्लस नोट के लिए अयंट। अयंट ये आर्किक लैंग्वेज का हिस्सा है। जो पुरानी जो लैंग्वेज थी ना अंग्रेजों के टाइम की, उस टाइम पर इस वर्ड का यूज किया करते थे वो। इज प्लस नोट लिखना हो तो भी अयंट वगैरह। इन चीजों से हमने क्या करना है, थोड़ा सा आउट रहना है। स्लैंग क्या होते हैं? स्लैंग, स्लैंग क्या होते हैं? स्लैंग होते हैं ऐसे वर्ड जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करते। कभी कभी हम कहते हैं, जैसे आप कहते हो कि आप मेरे को कॉपी देना एक बार। यदि आप ऐसे वर्ड यूज करते हो तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, अवॉइड करने हैं। कॉपी नहीं होता वो, इसकी जगह हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे किसका? नोटबुक का। नोटबुक का
आप किसी को कहते हो, जैसे मैं आपके सामने जिक्र करूं, एक सेंटेंस लिखूं, ही इज एन एस डॉक्टर। एस डॉक्टर, इसका मीनिंग बताना मेरे को। ही इज एन एस डॉक्टर। एस पता है क्या होता है? ताश, ताश जो होती है ना, और उसमें आपने एक इक्का देखा होगा कुछ इस टाइप का, है ना? वो इक्का देखा होगा शायद, पान का इक्का बोलते हो आप इनको, है ना? ये एस होता है, वो इक्का डॉक्टर थोड़ी ना है। ये तो गलत हो गया। इसकी जगह हम, ये डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है इस वर्ड जो है, स्लैंग बोलेंगे हम। इसकी जगह यूज करेंगे किसका? इमिनेंट का यूज करेंगे। कभी कभी आप, काफी ऐसे वर्ड हैं मैं आपको बताऊं, आप किसी को कहते हो मीट माई आंटी, मीट माई आंटी। आंटी जो वर्ड है ना, ये इंग्लिश में डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता ही नहीं। आंटी नहीं, इसकी जगह हम बोलेंगे आंट, ठीक है? आंटी नहीं, इसकी जगह हम बोलेंगे, वो बोलेंगे आंट, कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। आप किसी को कहते हो आई वांट ए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो सर क्या यूज करें हम? टम्बलर। शाबाश, बिल्कुल इसकी जगह हम यूज करेंगे किसका? टम्बलर। ये कहना बिल्कुल ठीक रहेगा। ये हो गया आपके स्लैंग। कोशिश रही ना तो स्लैंग यूज करें। देखो सीधी सीधी बात है, ऑफिसर लेवल की बातचीत कर रहे हो तो एक एक चीज हमने बिल्कुल बारीकी से देखनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर सेटर जो है वो भी बाल की खाल उतार देगा भाई, ऐसे नंबर नहीं देगा वो, फ्री के नंबर थोड़ी ना है। तो एक एक चीज हमने पॉइंट पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें टम्बलर यूज कर सकते हो, तो इसमें ना तो हमने स्लैंग यूज करना है, ना आपके कॉन्ट्रैक्शंस यूज करने हैं। फॉर्मल वे में ऐसी बातचीत होती नहीं कभी, ठीक है? अब दूसरा जो टाइप जो होगा इसका, उसको हम कहेंगे इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर की मैं बात करूं आपके सामने, तो ये किसको लिखेंगे? अपने दोस्त को लिखते हैं हम, अपनी फैमिली में लिख सकते हैं किसी को, अपने जो नियर रिलेटिव, नियर डियर हैं उनको लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कोई फंक्शन है तो आप किसी को इनवाइट करते हो अपने दोस्त को, तो दोस्त से तो बातचीत हमेशा फ्रेंडली वे में तो होती है। फ्रेंडली वे मीन्स इट इज कॉल्ड इनफॉर्मल, बोल सकते हो आप इसको, ठीक है? अभी किसी अपने नए स्कूल में कोई बच्चा गया है, वो बताने के लिए अपने पेरेंट्स को लिखेगा इनफॉर्मल में, ठीक है? ये अपने कजन वगैरह जो होते हैं ना, ये। और एक और मैं आपको बता दूं, पेपर में ये भी दिक्कत करते हो तुम, एक लिखते हो इसको कजन्स, कजन्स, गलत है ये, इंग्लिश में गलत है। आजकल क्या होता है बच्चों के साथ, अमेरिकन इंग्लिश तो दुनिया भर की आती है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश नहीं आती। लेकिन एग्जामिनेशन में कौन सी इंग्लिश आती है? ब्रिटिश इंग्लिश आती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ब्रिटिश के ऊपर फोकस रखना अपन ने। ये कजन ब्रदर सिस्टर कहना भी गलत है। यदि आप मान लो जेंडर को जस्टिफाई कर रहे हो, तो या तो कहो ही कजन या बोल दो सी कजन, ये कहना ठीक रहेगा। इनमें टोन जो है, ये आपने पता है कि फ्रेंडली होगी, इमोशनल होगी, पर्सनल होगी, ठीक है? कई बार क्या होता है, कोई बच्चा स्कूल में नए हॉस्टल में छोड़ दिया, अब वो अपने पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हैं, तो अपने इमोशंस भी तो बताएगा, मेरा मन लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। तो लेटर जो होता है वो भावनाओं से लिखा जाता है। पहले प्यार प्रेम प्रसंग चलता था बहुत पुराने जमाने में, तो इमोशन जो थे वो किससे पता चलते थे? लेटर से ही तो पता चलते थे आपके। इसी तरीके से आपके सामने जो लैंग्वेज जो है वो आपकी इनफॉर्मल और बिल्कुल रिलैक्स्ड होनी चाहिए, ठीक है? अब चलते हैं अपने अगले। ये चीज है इंपॉर्टेंट, अभी तक तो आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अब कहीं पर भी दाएं बाएं आपने दिमाग घुमा दिया और ये नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। नोटबुक में कैसे लिखोगी, कॉपी कैसी होगी, वो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल पेपर की तर्ज पर। फॉर्मेट हमने पढ़ना है, वो पढ़ना है सबसे पहले फॉर्मल लेटर का। ये फॉर्मेट समझ में आ गया ना भाई, तो वो लेटर दुनिया भर के चाहे कितने भी लिखवा ले कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लाइन ऐसी हैं जो पेपर में आपकी स्टैटिक रहेंगी। स्टैटिक का मतलब है आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ 2 लाइन ऊपर की 2 लाइन नीचे की 4 लाइन होगी। लगभग यही आपका 10 से 12 लाइन का होता है। मान लो 10 में से 12 लाइन हमें ऑलरेडी आती हैं, तो बनाने कितने पड़ेंगे? 7 to 8 एक पैराग्राफ। तो ऑफिसर की तैयारी करने वाला बच्चा आराम से बना सकता है। समझ रहे हो? 2 लाइन ऊपर की स्टैटिक है, 2 नीचे की है। वो मैं आपको बता दूंगा कौन सी लाइन है, वो 10 मिनट लगेंगे, आप 2-4 बार करोगे तो हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा मैं आपको बताऊं, इस तरीके से आपके सामने आपकी नोटबुक होगी जिसमें आपके सामने लाइनिंग लिखी होंगी। ऐसे ही तो होती है नोटबुक, जस्ट 1 सेकेंड। ऐसे आपके सामने नोटबुक होगी, लाइन कब छोड़नी है कब नहीं छोड़नी है हमने फॉलो जो करना है ना पैटर्न, वो किसी स्टेट बोर्ड का नहीं, हमें सीबीएसई का फॉलो करना है, ठीक है?
इस तरीके से आपके सामने एग्जामिनेशन में लाइन होती है मेरे भाई, ये आपके सामने बना दी मैंने आपके नोटबुक, समझ गए? ये क्या बन गया अपनी नोटबुक बन गई। सबसे पहले आप जो लिखोगे यहाँ पर लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, जितने भी लाइन हैं उनमें आप जो मेंशन करेंगे वो मेंशन करेंगे सेंडर्स एड्रेस। ये सेंडर्स एड्रेस क्या है? चार बातें याद रखना। मैं बोल रहा हूं तो मैं हूं स्पीकर, आप सुन रहे हो तो आप हो लिसनर, मैं भेज रहा हूं लेटर तो मैं हूं सेंडर, भेज किसको रहा हूं? आपको, तो आप कौन हो? रिसीवर। ये पता चल गया ना किसको लेटर लिखना है और लेटर में क्या लिखना है। हो गया लेटर कंप्लीट। समझ में आई मेरी बात? किसको लेटर लिखना है और लेटर में क्या लिखना है वो जरूरी है। ये आपके सामने टॉप लेफ्ट में, ये आपके सामने पॉइंट नंबर 1 जो है बिल्कुल मैंने मेंशन कर रखा है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर जो है उसमें अपना सेंडर्स एड्रेस होगा, यानी खुद का। मेजबान डॉक्टर अमित अकेडमी, मेजबान चौक, चरखी दादरी। गॉट माय पॉइंट? इसके ठीक नीचे आप लिखेंगे, वो लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे आप? डेट। यदि आपके पास कई बार क्या होता है, पेपर में बैठे हो ना, लेटर भी सिचुएशन पर आपने देखना होता है। कई बार पेपर में बैठे होते हो तो आपके पास जो लेटर बॉडी होती है वो कम होती है और अगले ने लिख दिया 100 से 120 वर्ड में लिखो, और वर्ड भी कंप्लीट चाहिए, स्पेस भी अच्छा खासा देखना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो। लैंग्वेज की खास बात होती है अट्रैक्शन, राइटिंग और वर्ड कैसे लिख रहे हो आप। तो इसमें आप एक लाइन छोड़ देना, मेरी बात समझ में? आपके पास कंटेंट कम है तो लाइन छोड़ देना और इसमें आप मेंशन करोगे, वो करोगे डेट। ये है न्यू सीबीएसई पैटर्न। ओल्ड क्या कहते हैं? जस्ट इसके नीचे आप डेट लिख दो, ठीक दोनों, गलत कोई भी नहीं है। यदि आपने सेंडर्स एड्रेस के नीचे डेट लिख दी तो वो भी गलत नहीं है, एक लाइन छोड़ के आपने डेट लिख दी तो वो भी गलत नहीं है। इसके नीचे आप फिर एक लाइन छोड़ सकते हो, फिर लिखेंगे आप रिसीवर्स एड्रेस। कोई भी अथॉरिटी है, मान लो एडिटर को लिख रहे हैं हम, एक लाइन छोड़ के आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो द हिंदू, हिंदू लिख सकते हो आप। कोई भी एडिटर जो है उसका नाम लिख सकते हो, जिस भी पोस्ट के नाम है वो लिख सकते हो, कहाँ पर भेजना है, चरखी दादरी में भेजना है, तो जिसको भी लिखना है ये क्या हो जाएगा आपका रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, समझ में बात? 3 पॉइंट बताए हैं, प्रैक्टिस करोगे साथ के साथ पढ़ोगे तो क्लास का काम क्लास में याद करवा दूंगा। बस एक एक पॉइंट जो मैं आपको बताऊं वो ध्यान में रखना, फिर प्रैक्टिस के लिए मैं घर के लिए आपको दे दूंगा, आप अपने घर से नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। 70 नंबर का खेल है, कम नहीं होते 70 नंबर। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, आफ्टर दैट वी मेंशन डेट। डेट लिखने का भी तरीका है वो हम देखेंगे। कुछ क्या करते हैं सीधे डेट लिख देते हैं, जैसे 11 तारीख है 11/11/25, गलत है। डेट नंबर तो अगला यहीं से काट देगा आपका। उसके बाद में आप लिखोगे रिसीवर्स एड्रेस। 3 पॉइंट समझ में आई? सेंडर, सेकंड डेट और थर्ड रिसीवर। इसके बाद में आपने लिखना है सब्जेक्ट। इसके बाद में आप एक लाइन छोड़ के यहां पर मेंशन करना चाहो तो क्या लिख सकते हो? सब्जेक्ट। अब पता है आप गलती क्या करोगे? आपने ज्यादातर बच्चा गलती कहाँ करते हैं, इस सब्जेक्ट को इस लाइन से आउट ऑफ कर देते हैं। ये नहीं करना, बिल्कुल इस पैरेलल में ही चलना चाहिए सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में याद रहे मैक्सिमम 5 to 6 वर्ड्स, ये अति है, नहीं तो कोशिश रहे 4 to 5। गॉट माय पॉइंट? कोशिश रहे 4 to 5 आप लिख दो। ज्यादा बड़ा है तो 5 to 6 यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। फिर आपको ये लग रहा है कि ज्यादा बन रहा है तो कोई एक ऐसा वर्ड देख लो जिसको हम स्कीप कर सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई किसी चीज को ऑर्डर कर रहे हो तो उसमें आप लिखते हो प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम। आपको ये लग रहा है तो उसमें ज्यादा बड़ा लग रहा है तो एक काम करो, प्लेसिंग एन को हटा दो, सीधा ऑर्डर से शुरू कर दो।
गॉट माई पॉइंट? याद रहे 5-6 ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बता दिए हैं, नहीं तो आपकी कोशिश रहे कि 4 to 5 में ही आप इसको कंप्लीट कर दो। तो ये आपके सामने सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें आप जो लिखोगे वो लिखोगे डियर सर, डियर सर, डियर मैडम, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में इनको कहोगे, वो कहोगे सैल्यूटेशंस। क्या बोलेंगे इसको? सैल्यूटेशंस। ये लाइन यहाँ खींच देता हूँ मैं येलो कलर से, एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पर लिखोगे, वो लिखोगे सैल्यूटेशंस। इसमें आप लिख सकते हो डियर सर, डियर मैडम। एक बात याद रखना, बचपन की एक हमारी सबसे बुरी आदत है, आप क्या लिखते आए हो? रिस्पेक्टेड सर। जरूर कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा। एक बार रिस्पेक्टेड सर को मैं साइड में रखता हूं। जुबेर भाई बता रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है? रिस्पेक्टेड सर, इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। मैं आपके सामने एक वर्ड लिख दूं, मैं कहूं आपके सामने कंप्लीटली डेड। क्या मतलब इसका? इसी के तरीके से मैं आपके सामने लिख दूं वाटरी डेजर्ट। वाटरी डेजर्ट आपके सामने। मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी पास्ट हिस्ट्री बताओ, आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ सर? किसी दुकान पर आप सामान लेने गए और आपने उसको जाते ही बोल दिया रफ एस्टिमेट कितना हो गया। क्या ये सही है लाइन? क्या ये सही है? आप किसी को कहते हो रिटर्न बैक हो जाओ, क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये सारे के सारे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन इंग्लिश में। यूज ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स इज नोन एज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। कंप्लीटली डेड कहना भी गलत है। अरे कोई ये थोड़ी ना है कहोगे कि भैया दम रहा है पूरा मरा है। भाई डेजर्ट है तो वाटरी कैसा, और वाटरी है तो डेजर्ट कैसा? ये जो स्टेटमेंट लिखी ना मैंने, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में आप बोलते हो ऑक्सीमोरन। जब कोई दो अपोजिट वर्ड एक साथ आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन। ठीक है, ये गलत है, पास्ट हिस्ट्री गलत हो जाएगा। ए आप बोलो तो क्या बोलोगी? हिस्ट्री बोल दो। हिस्ट्री क्या होती है? पास्ट होती है। रफ एस्टिमेट नहीं होता, ओनली एस्टिमेट होगा। रिटर्न का मतलब क्या होता है? घूमकर। बैक का मतलब क्या होगा? दोबारा घूमकर। गलत हो जाएगा। रिटर्न, ये तो ट्रिक होती है आपकी। आर ई से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है ना, उसके साथ बैक या अगेन का यूज करते ही नहीं। जैसे रिवाइज हो गया, रिकैप्चुलेट हो गया, रिकलेक्ट हो गया, इनके साथ हम बैक और अगेन का यूज करते ही नहीं। तो ये आपके सामने सैल्यूटेशन। हाँ, इसी तरीके से इनके ऊपर बातचीत चल रही थी और अपनी गाड़ी अटकी हुई थी इस रिस्पेक्टेड सर के ऊपर। हाँ, और मैंने आपको सर बोल दिया तो क्या दोबारा रिस्पेक्टेड लगाने की जरूरत है? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इसका मतलब आप सीधा सीधा सर या मैडम यूज करो। फॉर्मल का मतलब होता है टू द पॉइंट। आपने सर या मैडम आप सीधा सीधा उसमें यूज कर दोगे। सैल्यूटेशंस में आप लिखना चाहो तो जो भी आपका, भाई सर है तो सर, मैडम है तो मैडम लिख दो। भाई थोड़ा सा आप उसको ये दिखाना चाहते हो कि मैं आपके प्रति थोड़ा अफेक्शनेट हूं, तो आप उसमें डियर सर लिख दो, वो कुछ ठीक है। डियर सर ठीक है, रिस्पेक्टेड सर थोड़ा गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ लिया सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट। एक बात और सुन लो, सीबीएसई की जो न्यू गाइडलाइन जो आई थी, शायद वो 2022 या 2019 में आई थी, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया था। उसने क्या किया, इस सैल्यूटेशन को ऊपर लिख दिया और सब्जेक्ट को कहाँ लिख दिया। गलत ये भी नहीं है और गलत वो भी नहीं है, दोनों मानने पड़ रहे हैं सीबीएसई को। यदि इनको ऊपर नीचे भी कर देते हो तो भी गलत नहीं है। एचपीएससी सीबीएसई मानेगा और सीबीएसई क्या मानेगा? दोनों मानेगा। दोनों मानेगा तो जो आपको ठीक लगे वो कर दो, जो आपको स्टेबल है। दो 2011 का पेपर उठा के देखोगे ना, तो उसमें यही पैटर्न फॉलो हो रखा है।
ठीक है। और बाकी आपको भाई फिक्स एक करना है तो फिक्स एक करना है तो ये आप कर सकते हो, पहले सब्जेक्ट लिख दो, आप भी ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ोगे, और उसके बाद सैल्यूटेशन लिख दो। ये फिक्स है आपका, कोई भी गलत नहीं कर सकता, इवन शिक्षा मंत्री भी गलत नहीं करेगा इसको। हाँ, एक लाइन की रहेगी, हाँ इसीलिए मैंने नोटबुक की तरह लाइनिंग खींची है आपके सामने। हाँ हाँ हाँ, यदि आपके सामने ये बात ध्यान रखना, आपको जेंडर नहीं पता होता ना इंग्लिश लैंग्वेज में या नहीं कहीं पर भी, तो आप हमेशा मस्कुलाइन जेंडर को प्रायोरिटी दोगे। मस्कुलाइन जेंडर में आप सर लिखोगे, चले आगे आप, तो भी गलत नहीं है भाई, जेंडर का नहीं पता तो पहले सर मेंशन करो, उसके बाद मैडम लिख दो, ये लिख दोगे तो भी सही है, ये लिख दोगे तो भी सही है। भाई हो सकता है अगला कोई मेल हो सकता है फीमेल भी तो हो सकती है। चलें आगे। इसके बाद अपनी एंट्री होती है, इनको हटा दो, देख लिया हो तो। ये ठीक ठाक कैसे हो, आप कैसे हो, ये बाद में करेंगे बात, पहले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोकस आपका क्लास में ही रहे, मैं ठीक हूं आप ठीक हो तभी आप पढ़ रहे हो, बात खत्म। आ जाओ। इसके बाद में अपनी मुलाकात होगी भाई, इसी में आप देखोगे बॉडी ऑफ लेटर, इसके बीच में इसके बाद में जो भी पूरा का पूरा होगा ना वो क्या होगा आपका बॉडी ऑफ लेटर। ये फॉर्मेट समझ लो आप, चाहे फिर चाहे कितने भी लिखते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तभी कह रहा हूं एक दो पेज अच्छे से अपने नोट्स के बना लो ताकि वो चीज बार बार याद रहे आपको। बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर में सबसे पहले आप जो लिखोगे वो लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, आप कौन हो, कहाँ से हो, आप कौन हो कहाँ से हो, वो लिखोगे आप इंट्रोडक्शन में। लेटर लिखने का पर्पज क्या है, लिखने की कोई तो वजह होगी, उसके बाद में आप इंट्रोडक्शन प्लस में आप लिखोगे पर्पज, इंट्रोडक्शन प्लस में पर्पज। आई होप जुबेर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, रिस्पेक्टेड सर यूज करना है या नहीं करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई जुबेर भाई, ठीक है। आ जाओ, बताएंगे आपको कि लेटर जो है टोटल 15 नंबर का आता है, इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे आप। अभी तो क्लास में यार 10 मिनट पहले तो शुरू हुई है क्लास, कल तक सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज तुम पूछ लो कल मैं पूछूंगा, बात खत्म। आ जाओ, आगे लिखोगे वो लिखोगे आप इसमें डिटेल्स जो भी आपको चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम आर्टिकल्स। सबसे पहले आपने बता दिया कि मैं फलाना दिकाना वहाँ जगह से हूँ और मेरा पर्पज है कि मेरे को इतनी चीज़ें इस तरीके से चाहिए। अब चाहिए क्या 10 फुटबॉल्स, 10 फुटबॉल्स लिख सकते हो, 10 कोई भी गेंद लिख सकते हो, कोई भी बल्ले लिख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे ना। खेल के सामान में क्या क्या हो सकता है, कभी भी है ना लेटर लिखवाएगा ना अगला, वो ये मेंशन नहीं करेगा तुम्हें कितनी चीज कैसे, वो ये थोड़ी ना बताएगा 10 बॉल चाहिए, 10 फुटबॉल चाहिए, 10 बैट चाहिए आपको, ये नहीं लिखवाएगा। वो आपको अपनी मर्जी से लिखनी है। समझ गए मेरी बात, आपको खुद को रिक्वायरमेंट कितनी है, लैंग्वेज लिख रहे हो तो इतनी कॉमन सेंस होती है। ये होगा आपका सेकंड पॉइंट डिटेल्स, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में आपके सामने जो होगा वो होगा आपकी फॉर्मल में तो होती रिक्वेस्ट है, ठीक है। रिक्वेस्ट ही तो करो, बिल्कुल बना सकते हो। अभी जो आपके सामने मैं प्रैक्टिस करूंगा अभी टेबल भी बना रखे हैं, और कोशिश रहे जो प्लेसिंग एन ऑर्डर वगैरह को उसमें टेबल से बात बने, क्योंकि 2 वर्ड 5 वर्ड 3 वर्ड एक पूरी लाइन को ले लेते हैं और वहीं 4-5 लाइन को कवर कर लेते हैं।
अट्रैक्टिव हो गया, कंप्लीट सीट होगी, अपना पर्पज कंप्लीट, अगले का भी कंप्लीट, नंबर हमारे कंप्लीट। टेबल बना सकते हो बिल्कुल। 3 नंबर पे आपने लिख दिया रिक्वेस्ट, इसमें आप कंक्लूजन बता सकते हो रिक्वेस्ट। अब आपने यहाँ पर क्या लिखा था, जो रिक्वायरमेंट थी आपको गेम से रिलेटेड जो भी, फिर क्या लिखोगे आप, भाई मेरे को इस टाइम तक पहुंचा देना, डिलीवरी करवा देना। पेमेंट जो होगी वो ऑनलाइन मोड में डन होगी या ऑफलाइन कैश ऑन डिलीवरी होगी, वो मेंशन कर दोगे आप। दिक्कत मतलब कुछ लाइन स्टैटिक है, वो मैं आपको बता दूंगा, सब है अपने पास। बस ये जो चीज़ें बता रहा हूँ धीरे धीरे सीखते चलो, टाइम लगेगा, 20 मिनट हुई हैं, 20 मिनट में चीज़ें कवर नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आप लिखोगे, आप इसमें लिखोगे यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, जो है वो मेंशन कर दोगे आप। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो मेंशन कर दोगे आप। इसमें एक बात याद रखना, स्कूल की एप्लीकेशन वगैरह लिखते थे ना, उसमें एक बात रटी होती थी, यूअर्स ओबीडियंटली, वो मत लिखना भाई, फिर प्रोग्राम भी गलत सेट हो जाएगा। स्नेहा चैल, चोपिन, चोपिन क्या होता है? स्नेहा क्या कह रहे हो? सैल्यूटेशन के बाद लाइन छोड़नी है, सैल्यूटेशन, ये मैंने आपके सामने ऑलरेडी एक लाइन छोड़ रखी है, देखोगे तो यहाँ स्नेहा मेरे भाई लाइन छोड़नी है, उसके बाद में आपने बॉडी ऑफ लेटर लिखना है, ठीक है। एक बार 1 घंटे क्लास लगातार पढ़ाने दो, फिर मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। शायद इसमें पानी अच्छा नहीं होगा, या तो आप ये ले लो, फिर नहीं तो बार कैंप पर रखा है, ठीक है। फिर भी डाउट रहते हैं तो आपको एकेडमी की तरफ से मेरे नंबर भी प्रोवाइड करवा दिए होंगे, मैं यही हूँ, आपके एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, पहले 1 घंटे प्लीज मेरे को आप पढ़ाने दें, जब तक पढ़ाऊंगा नहीं तो डाउट किस चीज की लूंगा। शायद आपके जहन में जो खुंदक पैदा पहले से हो रखी है, वो क्या पता मेरे को पता हो। पेशेंस रख के पढ़ो आप। और HCS की सेगमेंट में, HPS की सेगमेंट में बैठे हो तो बच्चों वाली हरकतें की मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि कोमा लगाऊं नहीं लगाऊं, लाइन छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, ऑलरेडी मैं आपको सब बताऊंगा। प्लीज पेशेंस के साथ आप पढ़ें। उसके बाद में आप लिखोगे, वो लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री के बाद में आपने यहाँ पर मेंशन किया सिग्नेचर, और आफ्टर सिग्नेचर यहाँ पर आप लिखोगे सिग्नेचर लिख दो, या इसकी जगह कोई भी नाम है ना वो लिख दो। और कोशिश रहे सिग्नेचर जो होता है वो एक नाम ही होता है, तो सिग्नेचर को अवॉइड करके नाम लिख दो आप। क्या एक नाम सिग्नेचर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हैं। और उसके बाद में आपकी जो डेजिग्नेशन, आप किस पोस्ट के ऊपर हो, भाई आप किसी स्कूल में आपने भाई जो गेम से रिलेटेड मंगवाए हो, पीटीआई कोच हो, लाइब्रेरियन हो, आप हेडमास्टर हो, पोस्ट ध्यान में रख के करना, कहीं ऐसा ना हो कि मंगवा खेलों के सामान रहे हो तुम लिख दो मैं प्रिंसिपल पोस्ट पे हूँ, तो थोड़ा ठीक नहीं लगता। गलत तो हो ही नहीं सकते, लेकिन एक थोड़ा हिसाब का एरिया हो तो सही है, ठीक है। चलो, ये आपके सामने पूरा का पूरे 8 पॉइंट हो गए टोटल। कितने हो गए मैं काउंट करवा दूं आपको? 1 नंबर सिर्फ 8 पॉइंट याद रखने। 1 नंबर सेंडर्स एड्रेस, 2 नंबर में डेट, 3 नंबर में रिसीवर्स एड्रेस, 4 नंबर में आपके सामने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया, 5 नंबर में सैल्यूटेशंस, यहाँ तक याद हुई 5 सैल्यूटेशंस। 6 नंबर में आपके सामने बॉडी, 7 नंबर में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोथ्स, और 8 नंबर पे आपका नेम जो डेजिग्नेशन है वो आप मेंशन कर देंगे। अब यहां तक किसी भी जो ऑनलाइन भाई बहन देख रहे हैं आप भी मेरे को बता सकते हो, यहां तक किसी भी का भी कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, आप में से एनीवन? अभी आएगा प्ले, हाँ एक ही फ्लो मिले, थोड़ा सा मतलब गैप दे दो ना, आपको ये लगे कि मतलब लाइन छोड़नी चाहिए वहां। हाँ हाँ, अभी आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना, ये प्लेन पेज ही, इस पे की नोटबुक थोड़ी ना बना रखी है, वो एक हिसाब का गैप दे रखा है, तो वो तो एक अंडरस्टूड सी बात क्रिएट करनी पड़ेगी आपने। प्लेन पेज आ भी जाए, बाकी प्लेन आएगा,
प्लेन आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है। ये तो इसलिए करवाया ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये अंडरस्टूड बात है यार, ये तो पहले से ही बता दी थी। यदि प्लेन पेज आता आपके सामने, चलो ये इसकी लैंग्वेज हमने देख लिया था, ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज करते हैं भाई, किसी स्कूल को, ऑफिस को, एडिटर को या किसी अथॉरिटी को हम सेंड करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल, डायरेक्ट होनी चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, आपने यूज नहीं करने, अवॉइड करने कॉन्ट्रैक्शंस को। ठीक है, अब इसमें हमने आपके सामने फॉर्मल लेटर में, ये तो फॉर्मेट हो गया, इसके हमने टाइप देखे थे फॉर्मल के, लेटर टू प्रिंसिपल, एडिटर, बिजनेस, जॉब एप्लीकेशन लेटर वगैरह। इसके कुछ बेसिक जो टाइप हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अपन चलते हैं आगे, लेटर टू द प्रिंसिपल। बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। ये है आपके सामने 8वीं 9वीं की। परीक्षित मेरे भाई, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का मतलब क्या है आप मेरे को बताओ। मैंने आते ही पहले क्लास में ये बता दिया था, प्रीसी राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है, वो सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, कैटेगराइज नहीं कर रखा। कैटेगराइज का मतलब क्या है, यही आपके सामने। नोटिंग ड्राफ्टिंग में आता क्या है आप बताना एक बार परीक्षित भाई, उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी क्लास चला दूंगा। फिर हमने पहले से कैटेगराइज कर लिया था उनको भाई, लेटर राइटिंग, प्रीसी राइटिंग, पंचुएशन जो है। आप ये एक बार थोड़ा सा हल्का सा फॉर्मेट है, एज यूजुअल नहीं है, आपको समझाने के लिए जो चीजें हमने पढ़ी हैं। आप लिख रहे हो प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल को लेटर लिखना है किस चीज के लिए, कि आपको छुट्टी चाहिए किसी भी वजह से। सबसे पहले आपने एड्रेस लिखा, सेंडर्स एड्रेस। पेपर में आपने ये नहीं लिखना यहाँ सेंडर्स एड्रेस, ये तो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि यहाँ पर ये किस चीज का है, सेंडर्स एड्रेस है, जो भेजने वाला है। भेजने वाले का एड्रेस कहाँ का रहने वाला है, कोलकाता का। अपने दादरी का लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 46 अमसी कॉलोनी, चरखी दादरी, तो आप वो मेंशन कर सकते हो। यहाँ देखोगे आपके सामने ऐसा ही तो प्लेन पेज होगा ना। अब इसमें एक आइडिया होगा कि उसने एक लाइन छोड़ रखी है। कोई नहीं परीक्षित, जो मैं करवा रहा हूँ मेरे भाई वो पढ़ लो, और शायद आप लेट आए तो क्लास को स्टार्टिंग से वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे, पता चल जाएगा। कैटेगराइज करके मैंने उनमें बता दिया था आपको, और शायद वो बार बार रिपीट करना ठीक नहीं लगता मेरे को भी। कोई डाउट है तो चाहे आप 5 बार पूछो, लेकिन ये पूछने की बात नहीं है कि सर नोटिंग ड्राफ्टिंग क्या होता है। अरे मेरे भाई परीक्षित, नोटिंग ड्राफ्टिंग पहले ही बता दिया था मैंने। ठीक है, आ जाओ। यहाँ अपने लाइन छोड़ दी, यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल आपके सामने डेट जो है वो आपके सामने बता दी। ये प्रॉपर तरीका है, 11 नवंबर 2025 ऐसे मेंशन नहीं करोगे इसको। 11/11/25 गलत है, इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे। 11/11 कोई सही चीज सीखनी हो ना तो ये देख लो उसमें गलत क्या क्या है, आइडिया हो जाएगा। ये लिखोगे तो ये भी गलत है। कुछ क्या करते हैं, पेज बचाने के और स्मार्टनेस के चक्कर में ऐसे लिखते हैं, तो ये भी गलत है। आपने क्या लिखना है, 11th लिख सकते हो, गलत है, गलत है। एब्रीविएशंस यूज नहीं करने बिल्कुल भी, एब्रीविएशंस आपने यूज नहीं करने। ज्यादा चटक बनोगे ना तो वो अपने से सीनियर है तभी शायद वो अपना पेपर चेक कर रहा है, ये लिखना गलत है। ये आपके सामने आगे जो हो जाएगा वो हो जाएगा रिसीवर्स एड्रेस, जो हमने पढ़ लिया। कहाँ भेजना है, किसी स्कूल में, द प्रिंसिपल सेंट मैरी स्कूल हाई, कोलकाता। एक लाइन छोड़ दी हमने, देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, 3 दिन की हमें छुट्टी चाहिए। इसमें रिस्पेक्टेड की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या लिखोगे आप, ओनली सर या मैडम। अब आपको ये नहीं पता कि जो प्रिंसिपल है वो कोई मैडम है या सर है। प्रिंसिपल तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, दोनों लिख सकते हो। प्रायोरिटी लिखना चाहो तो सिर्फ सर लिख सकते हो।
और ये पता है कब लिखा जाता है? जब आपके सामने एक लिमिट दे दी हो उसने 100 to 120 वर्ड्स में। सर एक वर्ड काउंट हो गया, दूसरा वर्ड मैडम काउंट हो गया, एक तो काउंट हुआ, एक एक करके ही आप इसमें 4-5 ऐसे वर्ड कर दोगे तो वही आपके +10 कर देंगे वर्ड्स को। इसके बाद में आपने यहाँ पर लेटर बॉडी स्टार्ट कर दी, आप क्या बताओगे? इंट्रोडक्शन। ये तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, क्या बताओगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है? आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th सेक्शन ए of your esteemed institution I am writing this letter to inform you that। अब अपने यहां तक तो क्या बता दिया अपना खुद का इंट्रोडक्शन बता दिया, मैं कौन हूं, किस क्लास में मैं पढ़ रहा हूं। इसके बाद में आपने बता दिया पर्पज क्या है, यहां तक देखोगे तो ये पर्पज है, मतलब रीजन प्लस पर्पज दोनों है। I am writing this letter to inform you that I have been suffering from high fever and sore throat since yesterday. The doctor has advised me complete rest and medication for at least 3 days. ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? ये यहां पर कंप्लीट हो गया। आगे लिखने के बजाय जस्ट इसके नीचे जो लाइन है ना, उसके नीचे से शुरू कर दो ना। ये शायद उस सिस्टम उसमें पीडीएफ में कन्वर्ट करते होगा कि पीछे हो जाते हैं वर्ड कई बार। आई समझ बात? इसमें लाइन नहीं छोड़नी, इसमें क्या करना है, यहाँ फिनिश हो गया तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दो ड्यू टू माई इल हेल्थ। और कोशिश रहे उसमें एक पैराग्राफ तो ऐसा हो कि जो ऑफलाइन में कंप्लीट करके उसको छोड़ दो आप। हाँ, टेबल तो बहुत आगे आएगी, ठीक है। ड्यू टू माई इल हेल्थ आई विल बी अनेबल टू अटेंड क्लासेस फ्रॉम 12th to 14th नवंबर 2025। ये भी लिखने का तरीका है। अब कोई बच्चा ज्यादा जल्दी के चक्कर में लिख देगा, राहुल मेरे भाई वो टाइम जा चुका है जब आप लिखते थे टू द प्रिंसिपल, ठीक है, वो टाइम जा चुका है, वो टाइम जा चुका है। टीओ एटीओ की भर्ती 2011 में हुई थी, दोबारा से 25 में हो रही है, ठीक है। आगे आपके सामने ये इसमें बता दिया आपने आगे, आई अश्योर यू दैट आई विल कलेक्ट द क्लास नोट्स फ्रॉम माय फ्रेंड्स एंड कंप्लीट द पेंडिंग असाइनमेंट्स एज सुन एज आई रिकवर। अब यहाँ पर आपने क्या कर दी, रिक्वेस्ट कर दी उससे, हाँ और ना। देख लो लेटर बॉडी में भी तो हमने 3 पार्ट पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा, उसके बाद क्या पढ़ा था, डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, रिक्वेस्ट या कंक्लूजन आपको बताया था। रिक्वेस्ट हो गई हमारी, रिक्वेस्ट क्या ना ना नहीं देनी इसमें किसी में। यहाँ पर कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट लाइन से शुरू कर सकते हो, कोई नहीं वहां तक रोक दो, लास्ट तक जाता है तो पेन अपने हाथ में थोड़े से खुले कर देंगे उसको, लिखने वाले हम हैं, हमारी नोटबुक है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं एड्रेस में नहीं लगता, डेट में लगा सकते हो। कहाँ है? हम्म। हम्म। हाँ हाँ ये नहीं नहीं इनकी कोई नीड नहीं है, ये बताने लग रहा है मैं आपको, ऑटोमेटिक हो रखा है ये। वो स्पेस भी इस एक भाई ने पूछा था ना, अभी स्पेस वाला ये जो था, ठीक है, इनमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मेंशन कर देते हो, ठीक है। जो डेट जो थी यहाँ लगा सकते हो आप, और यदि आप लगा भी दोगे तो भी आप गलत नहीं कर सकते, लेकिन आजकल जो है वो नहीं लगाते आप। हाँ नए वाले में आप यूज़ नहीं करते हो, काफ़ी चेंजेस हो रखे हैं। हाँ नहीं आईफोन की कोई ज़रूरत गलत नहीं है, ठीक है, ये तो लिखने के लिए है ना। ऐसे कैसे पता चलेगा यदि आपने कोलकाता को ऐसे लिख दिया, मर्ज नहीं हो जाएगा पूरा प्रोग्राम, सेपरेट नहीं करेंगे। आईफोन यूज कर सकते हैं, कोमा को आजकल स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कम यूज करते हो,
कम क्या ना के बराबर ही यूज करते हैं। हाँ आईफोन लगा सकते हो। हाँ ये डैश, आप डैश बोल रहे हो तो डैश बोल दो इसको। नहीं इसकी कोई नीड नहीं है, कुछ चीजें क्या होती है ऑटोमेटिक उड़ जाती है इसमें। हटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब ठीक है, ओके। और कुछ चले, रमन शर्मा फेथफुली की जगह ओबीडियंटली आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सिंसियरली या ट्रूली आप लिख सकते हो। हाँ इनके बदले यूज करोगे। हाँ भाई ये बता दिया था मैंने, आप ओबीडियंटली का यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट कॉमा चले या रुके, चले। हाँ भाई ऑनलाइन देख रहे हैं, आपका भी कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है। कोई नहीं अभी तो शुरुआत हुई है यार, धीरे धीरे हो जाएगा। अब ये थोड़ी ना है कि एक दिन में हम इसको, धीरे धीरे पेशेंस रखो, कल तक सब ठीक रहेगा अपना। आगे आपके सामने आपने क्लोजिंग जो है आपने वो लिख दिया, थैंकिंग यू। थैंक्स लिख सकते हो, थैंक यू मत लिखना, थैंक यू नहीं लिखना। थैंक यू जो वर्ड है हम थोड़ा इनफॉर्मल में काउंट करते हैं इंग्लिश में। थैंक्स है थैंकिंग यू थोड़े सही है। जैसे आप कहते हो ना किसी को, आपने बोल दिया मान लो किसी को, आप बोलते हो लेट मी, आप इसी को चलते चलते बोल दो कि ले मी, मीनिंग तो दोनों का एक है, बोलने का फर्क है। लेट मी ले मी, लैंग्वेज का फर्क हो जाता है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते, ये ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में यूअर्स फेथफुली, ओबीडियंटली को तो आप बोल ही जाओ, ठीक है। उसके बाद में राहुल शर्मा जो इसने अपनी डिटेल थी वो लिख दी, क्लास 9th में हूँ, डेजिग्नेशन की जगह क्लास बता दी इसने अपनी, ठीक है। दो तीन वर्ड कॉमन कर लो, यूअर्स ट्रूली। हाँ हाँ सिंसियरली भी ठीक है। हाँ सिंसियरली लिख सकते हो, ट्रूली भी लिख सकते हो, ओबीडियंटली को आप छोड़ कर सकते हो। फेथफुली आपने ये देखना है अपने से सीनियर है तो कोशिश रहे कि यही वर्ड यूज हो, विश्वसनीय। इसमें हाँ इसमें है कोमा, कोमा दो जगह लगेगा, एक तो सैल्यूटेशन था वहाँ और दूसरा लास्ट। चलिए ये कुछ फॉर्मेट है आपके सामने एक एक पॉइंट को समझाने के लिए, फिर प्रैक्टिस के भी आएंगे अपने। आगे आपके सामने लेटर टू द एडिटर, एडिटर को आप लिख रहे हो अबाउट इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन द सिटी, जो फर्स्ट आया था ना वो पेपर में नहीं आएगा। अब ये जो हमने पढ़ा है 3 दिन की छुट्टी चाहिए, पेपर में नहीं आएगा। पेपर में ऐसे आएंगे जो आपके आसपास हो और जो आपने +1 +2 में पढ़े होंगे या ग्रेजुएशन लेवल पे आपने अपने ऑनर्स सेक्शन में डिस्कस किए होंगे ना, वो चीजें पूछेगा आपसे। ये आपके सामने एडिटर को आप लिख रहे हो तो दूसरी टाइप होगी ना अपनी फॉर्मल लेटर की, सेकंड टाइप है अपनी, एक तो हाँ ठीक है। और ये आपके सामने एडिटर को लिख रहे हो आप, तो सेंडर्स एड्रेस हो गया, कोई भी लिख सकते हो आप जो भी मन करे। एक बात और याद रखना, एड्रेस दे रखा है तो अगले का लिखो, नहीं तो अपने खुद का लिखो जो मन में आए वो, नहीं समझ रहे बात। गिवन है तो मेंशन कर दो क्या दिक्कत है, और नहीं दे रखा है तो खुद का लिख दो। लिखना जरूर है, लिखना जरूर है। उसके बाद में आपने डेट जो है वो लिख दी, और उसके बाद में आप जो है मेंशन करेंगे मेरे भाई यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। जैसे द एडिटर,
द हिंदू। ये रिसीवर एड्रेस ये मतलब लिखना बहुत दिनों की बात होली, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, मैं लेटर लिखवा के देख लिया और वो लेडीज थी। मैं आपको कहानी बताऊं भाई, देखो नाम तो मैं मेंशन नहीं करूंगा, वो लेडीज थी। मैंने चेक करने लगा, उसने एज इट इज लिख रखा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। कई बार ये होता है ना कि टीचर की कैट कॉपी कर दो बिल्कुल एज इट इज। टीचर पर विश्वास करो लेकिन इतना भी मत करो कि अंधे हो जाओ। तो उसने ये एज इट इज लिख दिया। मैंने पूछा क्यों, ऐसी क्या दिक्कत कर दी? वो बोली सर ध्यान नहीं था। मैंने पूछा क्यों नहीं था? वो बोली सर हस्बैंड आज छुट्टी पे है। वो छुट्टी से क्या लेते हैं ना, मतलब पड़ोसन भी छुट्टी पे है। वो दिमाग हुआ था। तो कहीं ऐसा ना हो कि बैठे क्लास में हो तो और दिमाग कहीं और घूम रहा हो, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, तो ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ये मेंशन नहीं करना आपने, ये आपका फॉर्मेट है बस। इसके बाद में आपने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा क्या था, इंक्रीजिंग पोल्यूशन इन द सिटी। वो आपके सामने पूरी स्टेटमेंट देगा। ये सिर्फ आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे रखी कि एडिटर का है, ये आपका प्रिंसिपल का है, किसका है। तो ग्रोविंग एयर पोल्यूशन इन योर सिटी। उसके बाद में आपने लिख दिया सरिया मैडम, देखो यहाँ कोमा आ गया, यहाँ कोमा आ गया। उसके बाद में आप लिखोगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड ऑफ अटेंशन द अथॉरिटीज। अब मेरी बात को सुन लो ध्यान से और इस लाइन को नोट कर लेना। नोट क्या कर लेना है, ऑनलाइन बच्चे एक बार अटेंटिव होकर मेरी बात को सुनना। आप जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपका ध्यान जो है अब वो बोर्ड के ऊपर लेके आऊंगा। अब इसमें करना क्या है, ये जो लाइन है शुरू हुई है थ्रू द, ये आपने बिल्कुल जो एडिटर चाहे कोई भी हो, एडिटर से रिलेटेड चाहे कोई भी लेटर आ जाए, उसमें आपने क्या लिखना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टू द अलार्मिंग राइज इन एयर पोल्यूशन। ठीक है, पब्लिक तक इस लाइन को पढ़ लेना है। लेटर कोई भी हो एडिटर का, ये लाइन तो छाप देनी है। उसके बाद देखेंगे समस्या एयर पोल्यूशन की है, समस्या पानी की है, ड्रेनेज सिस्टम की है, वो समस्या बाद में बताएंगे। नहीं समझे मेरी बात? अब ये फिक्स हो गया कि एडिटर से रिलेटेड कोई भी आ जाए ना हमारे सामने, तो उसमें लिख देंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू द काइंड अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टू द अलार्मिंग राइज इन एयर पोल्यूशन। अब जो समस्या है वो बता दो, ड्रेनेज की है तो वो बता दो, ट्रैफिक सिस्टम की है तो दिक्कत वो बता दो। ठीक है, ये फिक्स हो गया हमारे सामने लाइन। अब आगे जो आएंगे, जो उसमें हम सब कुछ अपना लिखता चलेंगे सब। ठीक है भाई, आगे आपने बता दिया द सिचुएशन हैज worsened over the past few months and it has become extremely difficult to breathe in fresh air. The main, आजकल दिल्ली का आपको पता होगा क्वालिटी इंडेक्स कितना पहुंच रखा है, 538 के आसपास था। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। अभी समस्या बता दी, एयर पोल्यूशन की समस्या क्या क्या हो सकती है। समस्या आपने देखी, एक तो व्हीकल्स चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उनकी वजह से तो समस्या का मतलब है रीजन यहाँ पर। इसके बाद में आपने क्या बता दिया, स्मोक फैक्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, कोई अर्बन प्रोजेक्ट आ गया, शहरीकरण हो रहा है आजकल, नहीं हो रहा है। मान लो अपने चरखी दादरी में, मान लो कल्याणा जो रोड है अपना, उस पर बस स्टैंड आ रखा है, बस स्टैंड बनेगा तो क्या वो पेड़ कटेंगे? नहीं कटेंगे। तो ये भी तो एक रीजन है उसका। ठीक है, आप रटने की बजाय ये देखो कि उसमें इंक्लूड क्या क्या हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इंक्लूड क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकते हैं भाई। ग्रीन कवर, हमें जो ग्रीन कवर का यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है, हरियाली कम हो रही है। एज ए रिजल्ट पीपल स्पेशली चिल्ड्रन एंड द एल्डरली आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड एलर्जीज। जो बीमारी होती है वो इसने बता दी। उसके बाद में इट इज हाई टाइम द गवर्नमेंट took strict measure to control pollution. Steps such as promoting public transport, planting more trees, enforcing emission checks, and banning the burning of waste can greatly help improve the situation. It is high time का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या कह रहे हो, कौन सी लाइन?
नहीं नहीं, फ्रेश एयर ठीक तो है, साफ होगा, साफ। नहीं लिख सकते हो ओनली एयर भी, ऐसे कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है लेटर बॉडी में। हाँ हाँ, मैं आपको बताने लग रहा है, इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। इसमें लिख रखा है इट हैज बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन एयर। ये तो ठीक कह रहे हो आप, यहाँ पर पीछे पड़ेंगे तो फ्रेश की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ हवा होगी तो दिक्कत कहाँ होगी, है ना। फिर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर लेटर क्यों लिखें, ठीक है। फ्रेश एयर नहीं, ओनली एयर लिखो। आगे आपके सामने लिख रखा है आई होप दिस लेटर, एक ये लाइन लिख लो आप, लेटर तो एडिटर में, यानी नोटबुक के आप देखोगे 2 लाइन ये होगी, 2 लाइन ये होगी, समझ में आई बात। ये लिख लो आई होप दिस लेटर विल अवेकन द कंसर्न अथॉरिटीज। हमने सीधा नाम इसलिए मेंशन नहीं किया ताकि आपको ये याद हो जाए, बिल्कुल ओके ये लाइन। कंसर्न अथॉरिटीज टू टेक इमीडिएट एक्शन फॉर ए क्लीनर एंड हेल्दियर इन्वायरमेंट। इसमें क्या करना है, इस लाइन में क्लीनर एंड हेल्दियर इन्वायरमेंट के बाद में जो सिचुएशन दे रखी हो ना उसके अकॉर्डिंग 2 लाइन 2 वर्ड ऐड कर देने, समझ गए मेरी बात को। आप एक ये लाइन लिख लो, मतलब ये पैटर्न फिक्स हो गया कौन से में, एडिटर वाले में। रमन शर्मा, तुम भी पूछ लो भाई, कुछ पूछना है तो। हम्म, वो जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, काफी सारे बच्चे देख रहे हैं, कोई डाउट है तो आप मेरे को अभी बता दो। कितने वर्ड्स में लिखना है लेटर, आपको कितना लगता है कितना लिखना चाहिए? हुँ? या तो देखो उसने 15 नंबर में पूछ रखा है, ये तो है नहीं कि भाई 5-10 वर्ड लिखे और खत्म किया। वर्ड मेंशन कर रखे तो उसके अकॉर्डिंग लिखो आप, नहीं तो वर्ड जो काउंट होते हैं ना ज्यादातर वो यहाँ से यहाँ तक ही काउंट होते हैं, बाकी तो ये आपके स्टेप्स हैं सारे। चलें, इस इट इज हाई टाइम का मतलब क्या है, एक एग्जांपल और दूं? अति आ चुकी है हाँ यार अति तो नहीं आई एक एग्जांपल और देता हूं मैं कहूं, इट इज हाई टाइम सी कंप्लीटेड द वर्क। इट इज हाई टाइम सी कंप्लीटेड द वर्क। इस समय तक वह अपना काम कंप्लीट कर लेती इसका मतलब हुआ नहीं है, काम होना बाकी है। इसमें भी जो है एक्शन लिया नहीं गया, लेना भी बाकी है, हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। हाँ, इमेजिनेशन या हाइपोथेटिकल कंडीशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। चलें आगे, दोनों लाइन आगे समझ, फर्स्ट और लास्ट वाली। कुछ नहीं, ये सही है, पास्ट की तो इमेजिनेशन होना चाहिए था, हुआ नहीं है, मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया था आपके। और मैंने एक बात की थी, शायद आप जो पूछना चाहते हो मेरे को पहले ही पता हो। चलो आगे, ये लाइन हो गया आपकी, ये फिक्स है इसमें यहाँ तक, पूरे जो उसके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे। ये फिर अपने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आ गया, थैंक यू यूअर्स फेथफुली अर्जुन मेहता, जो भी है नाम दे रखा हो तो अगले का लिखना है, नहीं तो अपना लिख दें, चाहे खुद का भी लिख सकते हो आप। अब आते हैं बिजनेस लेटर, ये है ना, ये सबसे बेस्ट है, लोगों का धंधा चलता है इनसे ठीक है, और कहीं ना कहीं पेपर सेटर भी इनको प्रायोरिटी देते हैं। बिजनेस लेटर
और लेटर क्या है इसमें, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स। बुक्स की जगह हो सकता है आप कोई और आर्टिकल मंगवाते रहो, कुछ भी लिख सकता है भाई, स्कूल की स्टेशनरी लिख सकता है। आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा, स्टेशनरी नहीं, सेंडर्स एड्रेस। अब इसमें ये मत कर देना, यहाँ पर आप एड्रेस लिख रहे हो तो अप्रोप्रिएट एड्रेस हो, कोई बुक डिपो तो बुक डिपो का लिख दो। अब मंगवा किताब रहे हो तुम लिख रहे हो आर्चरी का, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो मॉडर्न बुक डिपो 15 मार्केट स्ट्रीट दिल्ली, ये हो गया आपका। ये प्रैक्टिस करोगे ना, अब ऑटोमेटिक माइंड सेट बन जाएगा आपका, हमें क्या लिखना है। इसके बाद में आपकी डेट होगी और उसके बाद में आपका रिसीवर्स एड्रेस हो गया। रिसीवर्स एड्रेस का द सेल्स मैनेजर नेशनल पब्लिशर्स लिमिटेड मुंबई। उसके बाद में आपने लाइन छोटी सब्जेक्ट लिखा, ऑर्डर फॉर टेक्स्ट बुक्स फॉर द न्यू सेशन, या इसकी जगह आप एक लाइन और लिख सकते हो, ऑर्डर फॉर बुक्स। ठीक है, इसकी जगह लिख सकते हो आप प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स। जरूरी थोड़ी है अगला जो बताएगा वही लिखे, हम अपने हिसाब से भी तो लिख सकते हैं, लेटर हम लिख रहे हैं तो। उसके बाद में सैल्यूटेशन आ गई। क्या आपको पता है सेल्समैन जो सेल्स मैनेजर है मेल फीमेल नहीं पता, सर मैडम मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में आपके सामने वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट यू आवर बुक स्टोर हैज रिसीव्ड, ये लाइन जो है ये तो आपने कोई भी ऑर्डर वाला है ना उसमें लिख देनी है। अब आपने देखना है बुक स्टोर है तो बुक स्टोर लिख दो, स्कूल है तो स्कूल लिख दो। ये छोटे छोटे वर्ड को मिलाकर एक 2 पेज का पूरा फॉर्मेट तैयार हो जाएगा आपका, छोटी छोटी इनको मिलाकर। वहीं आपने याद रखना है, 15 नंबर अपने पक्के भाई। ठीक है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर बुक स्टोर हैज रिसीव्ड सेवरल स्कूल्स ऑर्डर फॉर अपकमिंग एकेडमिक सेशंस 25-26, काइंडली सप्लाई अस विद द फॉलोइंग टेक्स्ट बुक्स एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। जो जो मंगवाना है, शायद आप इस हाँ? आप इसी टेबल की बात कर रहे थे शायद, है ना। ये टेबल बना सकते हो, इसमें पजल होते हो ना, तो जरूरी थोड़ी एनसीईआरटी मेंशन करना, अपने हिसाब से लिख दो यार। इसमें लिख दो इंग्लिश, इंग्लिश की कितनी चाहिए इंग्लिश, और ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है क्लास 10th आप ये लिख सकते हो। इसमें इसमें 10th की जगह ये है ना, ये मेंशन करोगे तो बेस्ट है। एक्स वगैरह जो रोमन जो होती है ना आपके, ये लिखोगे तो ठीक है। क्लास एक्स, कितने आर्टिकल चाहिए 10, और इसमें बुक्स लिख दोगे तो मैं और अट्रैक्टिव लगे तो ये भी लिख सकते हो। ये चाहे कितने भी, जरूरी थोड़ी है 4, तुम 7-8 बुक मंगवा लो ना, बड़ा भी हो जाएगा साइज में, समझ गए। ये टेबल तैयार हो गई है। चलें आगे। इसके बाद में आपने प्लीज इंश्योर द बुक आर इन गुड कंडीशन एंड प्रॉपरली पैक्ड, ये लाइन और छाप लो भाई इनके लिए। मतलब कुछ नहीं, लिमिटेड लाइन बताऊंगा मैं आपके, 4-5 लेटर जो टाइप है ना इनके लिए। ठीक है, इससे ये हो जाएगा आपको कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी, उसको समझ के माइंड सेट बना के, लाइन पता है आपको, स्टेप्स पता है, तो आपको इजीली आप उनको कर सकते हो। जैसे प्लीज इंश्योर दैट द बुक्स, यहाँ पर कोई और आर्टिकल होता तो उसका नाम लिख देते। ठीक है, आर इन गुड कंडीशन एंड प्रॉपरली पैक्ड, द पेमेंट विल बी डन बाय चेक अपॉन डिलीवरी। अब चेक की जगह आप लिखना चाहो तो कैश ऑन डिलीवरी लिख सकते हो। पेमेंट विल बी डन बाय ऑनलाइन, गूगल पे, फोन पे, जो भी आपको ठीक लगे वो लिख सकते हो। ठीक है, वी वुड ऑल्सो अप्रिसिएटेड इफ यू कुड ऑफर एज ए बल्क परचेज डिस्काउंट, जो डिस्काउंट चाहिए वो भी देख लो, बुक वाला है कुछ परसेंट तो डिस्काउंट देगा। एज वी हैव बीन यूर रेगुलर कस्टमर्स फॉर द लास्ट 5 years, ये हो गया आपके सारे जो ऑर्डर करने वाले हैं ना, वो लिख दोगे आप इसमें। अब ये लाइन आप जो है ये आप एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, उसमें एप्लीकेशन फॉर लीव में लिखोगे तो ठीक थोड़ी ना लगेगा। सिस्टम से सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से ही लेटर लिखा जाता है। इसके बाद क्या लिख दोगे, काइंडली कंफर्म द डिस्पैच डेट एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी लिख लो आप इसमें, ये भी एक अच्छी, इसे भी इंक्लूड कर लो। ठीक है,
हो जाएगा धीरे धीरे, दिक्कत मत लो, ठीक है। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली रवि कुमार, ये फिर उसकी डेजिग्नेशन आ गई, मैनेजर है मॉडर्न बुक डिपो का, डेजिग्नेशन बता दिया इसने, ठीक है। यूअर्स फेथफुली, फेथफुली नहीं दिमाग में आए तो ट्रूली लिख दो, ठीक है। ये ट्रूली यूनिवर्सल है, मेंशन कर सकते हो, जूनियर है तो भी लिख दो आप इसमें, सच्चाई आप जूनियर छोटे बड़े दोनों के साथ नहीं हो सकती। कितने बजे तक बताइए आपको क्लास? 5:30 है ना, हो जाएगा। डेली की डेली प्रैक्टिस करेंगे, फाइल जो है मैं एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस करके जरूर देखना। दुनिया भर के लेटर हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी दिमाग में ही छपे रह जाएंगे। पंचुएशन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, मैं आपको बताऊं। प्रीसी राइटिंग का मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। पेपर का एक तरीका होता है करने का, जहां आपको ये लगे ना कि ये यहाँ दम ज्यादा लगेगा, उसको पहले कवर कर लो। समझ रहे हो मेरी बात को? पंचुएशन है, लास्ट में पढ़ लोगे तो भी गिनी चुनी बातें हैं। तभी लेटर राइटिंग पहले उठाया है, नहीं तो पेपर में पहले प्रीसी दे रखा था। और प्रीसी भी आसान है, जो बातें उसने लिख रखी हैं वही वही उससे में लिखनी है, लेकिन कुछ तरीके हैं जो हमें नहीं पता, सीखने हैं। चलेंगे आगे भाई। अब हो गया आपके कंप्लेंट। हो सकता है आपको कोई शिकायत हो किसी से। अभी सेंडर रिसीवर्स एड्रेस क्या बार बार बताने की जरूरत है? नहीं है ना। आप ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, यहाँ पर आपका भाई रोज अपार्टमेंट पुणे, डेट हो गया आपकी, रिसीवर्स एड्रेस हो गया महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? कंप्लेन आपने करनी है भाई, बार बार क्या है, पावर का कट हो रहा है हमारी सोसाइटी में, लोकालिटी में, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस द फ्रीक्वेंट एंड अननाउंस्ड पावर कट्स इन आवर लोकालिटी मॉडर्न कॉलोनी पुणे। पता है कंप्लेन वाले हैं ना, शिकायत कर रहे हो, सपोज करो आप दादरी में शिकायत कर रहे हो कि भाई साहब अपने दादरी की एसडीएम है, और आप में से कोई कॉमन आदमी है शिकायत कर रहे हैं। अज्यूम करने में क्या जाता है यार जो है वो तो देखा जाएगा। आप शिकायत कर दी, लेकिन आप अगले को ये नहीं बता रहे हो आप कौन, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। शिकायत भी कर रहे हो और ये भी नहीं बता रहे कौन हो, तो अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी है, मस्ट है। तो इसने बता दिया कि ये पावर कट हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में। अब ये कहाँ का रहने वाला है? मॉडल कॉलोनी। अब दादरी की मैं बात करूँ तो दादरी तो बहुत बड़ी है, आप जब तक नहीं बताओगे कौन सी कॉलोनी में कहाँ पर हो रही, पर्टिकुलर कोई तो जगह बतानी पड़ेगी। तो इसने बता दिया मॉडर्न कॉलोनी पुणे, द सिचुएशन हैज बिकम अनबियरेबल स्पेशली ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स व्हेन स्टूडेंट्स नीड टू स्टडी। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दे दी क्या क्या दिक्कत होती है। लाइट ना हो तो बच्चे पढ़ते हैं तो दिक्कत होगी, पढ़ाई में कोई डिफिकल्टी तो महसूस होती है। फैमिलीज रिले ऑन इलेक्ट्रिसिटी फॉर देयर डेली चोर्स, ये क्या होते हैं? CHORES, डेली रूटीन टास्क होता है ना घर का, ठीक है। द पावर सप्लाईज इंटरप्ट सेवरल टाइम्स ए डे एंड समटाइम्स फॉर मोर देन 2 hours एट ए स्ट्रेच। मोर एवर, ये वर्ड तब यूज किया जाता है कंप्लेंट में जब शिकायत जरूरत से ज्यादा हो गई है और आप उसको और बढ़ाना चाह रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? दोबारा बताओ, आपने क्या क्या दिक्कत बताई? बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं सकते, जो लेडीज हैं या कोई भी फैमिली मेंबर है घर का काम कर रहा है वो नहीं कर सकता, खासकर इवनिंग टाइम में जब लाइट ना हो। ये आपकी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। इसी को आप और एक्सटेंड करना चाह रहे हो तो आप एक वर्ड यूज करेंगे मोर एवर, ठीक है। मोर एवर की जगह आप यूज करना चाहो तो इसमें इन ऑर्डर टू भी लिख सकते हो कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, इन ऑर्डर टू। चलो आगे।
देर इज नो प्रायर नोटिस रिगार्डिंग दिस आउटेजेस, भाई कोई नोटिस भी नहीं आया भाई जो लाइट है वो कट होगी। दिस इरेगुलर सप्लाई फॉर इलेक्ट्रिसिटी हैज कोज्ड ग्रेट इनकन्वीनियंस टू ऑल रेजिडेंट्स। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक रेफ्रिजरेटर्स एंड फैंस हैव आल्सो बीन डैमेज्ड ड्यू टू सडन वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। ऊपर ये अपने जो सोशल जो प्रॉब्लम थी वो बता दी, फिर इसने प्रॉब्लम कहाँ से उठाई होंगी भाई, फ्रीज खराब होने की या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो भी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी अप्लाई हो रही है, कहाँ से उठाई होंगी उसने अपने पर्सनल से ही, अपने साइड वाइज देखे होंगे भाई फ्रीज है उसमें दिक्कत हो रही है, बार बार लाइट आ रही है जा रही है, फिर इसने प्रॉब्लम बता दी, इसीलिए इसने मोर एवर का यूज किया था कि ना तो उसने नोटिस दिया कोई भी पहले। फिर आगे बता रहे हैं आई रिक्वेस्ट यू, इसमें भी क्या कर रहे हो आप, कंक्लूजन मीन्स रिक्वेस्ट ही तो होगी। I request you to look into this matter urgently and take the necessary steps to ensure a steady and uninterrupted power supply। अब ये जो लाइन है यहाँ तक इंश्योर तक, ये लाइन आप किसी में भी लिख सकते हो जिसमें कंप्लेन कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो उसमें किसी में भी लिख सकते हैं आप। हाँ रमन भाई बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ये लाइन आप किसी में भी लिख सकते हो जिसमें आपने क्या करनी हो, I request you to look into this matter urgently and take the necessary steps to ensure या necessary action, समझ गए, जिसके भी शिकायत करनी है उसमें लाइन लिख सकते हो आप, 10-15 लाइन फिक्स हो जाएंगे हमारे सामने, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे, मैं लिखवा के भी दिखूंगा आपसे। चलें आगे। अब जॉब एप्लीकेशन लेटर तो नौकरी के लिए भी तो हो सकते हैं, नहीं हो सकता, हालांकि पेपर में पूछने के चांसेस बहुत कम है इसके, इसके और स्टार्टिंग वाला क्या था ना मैंने, ये वाला बीच में 2-3 पढ़े हैं, इनके ऊपर मेनली फोकस रहेगा, करने सारे हैं पर क्या होता है कई बार पेपर सेटर का मूड का पता नहीं होता, करने सारे हैं। आगे आपके सामने लिख रखा है जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, ये सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस। अब इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है तो किसी स्कूल में ही तो होगी, स्कूल में हो सकती है, कॉलेज में हो सकती है, किसी एकेडमी में भी तो हो सकती है, ठीक है। केबीसी इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली, सब्जेक्ट क्या आपका वो आपने बता दिया, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, या इसकी जगह आप लिखना चाहो तो यदि आप पीजीटी लेक्चरर, समझते हो ना पीजीटी क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो लिख सकते हो पीजीटी इंग्लिश। ये बात ध्यान रखना, जब ये लिखो आप तो पीजीटी जो है आपका ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप ये सीधा लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। फिर आपने यहाँ पर लिखा जो भी सर या मैडम है वो लिखा, फिर आपने पता कैसे चला कि आपको पता भी तो चला होगा ना कहीं से, हाँ ये दिख रहा है, फीस की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं टैब वैब की, कुछ यूनिवर्सल बातें होती हैं, क्या नाम आपका, प्रिंस भाई, कुछ यूनिवर्सल बातें होती हैं, यहाँ पर ख़त्म किया, यहाँ से स्टार्ट कर दो, बिल्कुल लेफ्ट हैंड से। टैब नहीं ले रहे हो तो बेस्ट है, मान लो बाय द वे लिया भी जाए तो गलत नहीं है, हाँ हाँ
तो वो आप अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हो, इसके ऊपर कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, आप लिख रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं इसको। रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट आई थी, किस में आई थी? टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी। कब आई थी? 9 नवंबर को आई थी। ठीक है, अब क्या कर रहे हो आप? नौकरी ढूंढ रहे हो तो अप्लाई करोगे। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन योर रेपुटेड इंस्टीट्यूशन। आइए अब अपनी जो डिटेल जो है ना, आपने कर क्या रखा है, एक्सपीरियंस कितना है भाई, आपने एमए कंप्लीट कर ली, बीएड कर ली, इंग्लिश से कहाँ से करी है? दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। इसमें डिटेल्स बतानी है आपने। ठीक है, और उसके बाद में आपको भाई, आपके पास क्या क्या है? डेवलप्ड इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स हैं। ठीक है, लैंग्वेज फ्लुएंसी है, ये भी आपकी एक कला होती है। फिर आपने क्या बताना है? आई बिलीव माई क्वालिफिकेशन इन टीचिंग एक्सपीरियंस, अपने बारे में बता देना है कि मेरे खुद के ओपिनियन क्या हैं, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ बच्चों के लेकर, पैशनेट हूँ या नहीं हूँ टीचिंग को लेकर, वो आपने बता देनी है। फिर आपने क्या बताना है भाई? रिज्यूम जो है ना, उसके साथ मैंने जो जो अपनी कॉपी लगा, इसमें एक काम कर सकते हो आप, मान लो आपके पास कंटेंट कम है, तो जो कॉपी लगाई है ना, उस कॉपीज के नाम लिख सकते हो। 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट्स, बीए सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स, जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है। समझ में आई बात? ठीक है, हाँ टेबल बना के, तभी तो कह रहा हूँ कंटेंट कम है तो टेबल बना दो। बेस्ट मेथड यही होता है। आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, डेमोन्स्ट्रेट माई टीचिंग स्किल्स, थैंक यू। ये आपने लाइन जो है वो कंप्लीट कर दी। इनक्लोजर में आपने जो, इनकी कोई खास जरूरत नहीं है, ये टिप्स आपके कुछ जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, थोड़ा दिमाग में रह जाए। क्या यार, क्या ये आपके पास वीडियो भी रहेगी, फाइल भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, लिख लो कोई नहीं। सब कुछ तुम्हारा ही है, टीचर तुम्हारा, बोर्ड तुम्हारा, एकेडमी तुम्हारी, ये नोट्स तुम्हारी, क्या फर्क पड़ता है? ये एक लिमिटेड टाइम बहुत कम बचा है, थोड़ा कंटेंट और करवा देंगे ना, 5:03 हो गए, 5:30 बजे क्लास ओवर हो जाएगी। कॉम्पोजिशन में लिखने के बजाय समझने पर ध्यान देना चाहिए। टिप्स देखो कौन सी हैं। ये पैराग्राफ जो है वेल ऑर्गेनाइज, ये आपने पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन, डिटेल्स और कंक्लूजन, कंक्लूजन मीन्स रिक्वेस्ट। आगे आपने पढ़ा था, जो टोन है वो बिल्कुल आपकी फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है, हमने पोलाइटली यूज करना है, तो यूअर्स फेथफुली या यूअर्स सिंसियरली, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सिंसियरली जो आपका यूनिवर्सल है, यूअर्स सिंसियरली, ट्रूली, या आप इसमें क्या लिख सकते हो? फेथफुली। ओबीडियंटली को अवॉइड कर दो, भूल जाओ। ठीक है, प्रूफ रीड कर सकते हो, ग्रामर या पंक्चुएशन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो मेनली बच्चा ग्रामर की दिक्कत करता है इसमें। ठीक है, ये आपके सामने इनफॉर्मल लेटर है। फॉर्मल हो गया कंप्लीट, उसके टाइप जो हो गए। ठीक है, इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था, करना पूरा है, फॉर्मल को प्रायोरिटी देनी है। करना, ये सीखने में क्या जाता है यार, मानते हो बात? एक योद्धा होता है ना, उसकी हर तरफ से तैयारी होनी चाहिए। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले भाई बहन बता दो, कोई दिक्कत हो? चलें भाई आगे। ये आपके सामने बस बात वही है, इसमें जो सैल्यूटेशंस है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। सबसे पहले आपने सेंडर्स या इनफॉर्मल में आप बिल्कुल एक फ्रेंडली वे में लिखोगे। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस लिखा आपने, XYZ कोई भी, एज इट इज आपने जो डेट है वो लिखी जो ऊपर हम पढ़ के आए थे। ठीक है, इसके बाद में अगले में देखोगे तो यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस जो है ना, उसकी जरूरत नहीं है। क्या डिफरेंस है फॉर्मल इनफॉर्मल में? ऑल ओके सर, ठीक है सनिया, इसमें रिसीवर्स एड्रेस की कोई भी जरूरत नहीं है। किसमें? इनफॉर्मल में। ठीक है,
जैसे आपके एक पेपर में पूछा गया था, जो पीछे एक TOA का पेपर हुआ था ना, मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। वो पूछा गया था आपका, राइट ए लेटर फ्रॉम SP शर्मा 987 मोती बाग कॉलोनी भोपाल टू द एडिटर। मतलब एडिटर वाला था, और एडिटर वाले में तो मैंने आपको 4 लाइन तो पहले फिक्स बता दी थी कि प्रायोरिटी इसको देनी है, पढ़ने सारे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम एक्सप्रेसिंग, हिंदुस्तान टाइम एक्सप्रेसिंग ही उसने उसका एड्रेस दे दिया। कहीं नंबर कहीं नहीं कटने वाले, ये 200 वर्ड्स में बता रहे हैं, अप्रोक्स 200 वर्ड्स का मतलब अच्छे खासा कंटेंट आपने लिखना पड़ेगा, और काम भी तब चलेगा जब आप जो लाइन छोड़ के बताए ना पैटर्न, वो लिखोगे, ठीक है। हो जाएगा 200 वर्ड्स भी हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आगे आपके सामने जो लिख रखे हैं वो लिख रखे हैं एड्रेस, आपने जो डेट है वो होगी। सैल्यूटेशन में आपने क्या लिखना है, रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, छोटा है तो डियर लिख दो, छोटे को डियर ही तो बोलते हो, डियर लिख दो, डियर प्लस में नाम लिख दो। अब कोई बड़ा है तो माय डियर अंकल बोल दो, रिस्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि वो छोटे से ही लिखवाते हैं, तो आप डियर रिया सिया, डियर हितेश मितेश, जो भी है मेंशन कर देंगे आप, ठीक है। अब इसको हम लगभग अपने 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वो कौन से हैं? ओपनिंग किससे करेंगे अपन, इनक्वायर भी पूछेंगे कैसा है, या अपन रीजन बता देंगे, पूछेंगे ना, लेटर लिखते हैं कि भाई तुम कैसे हो, पढ़ाई कैसी चल रही है, उम्मीद करता हूँ कि घर पर सब ठीक होंगे, भाई बहन जो भी हैं फैमिली मेम्बर्स सारे ठीक होंगे, ठीक है। और उसके बाद में 2 और 3 पैराग्राफ में क्या बताना है, जो मेन कंटेंट है वो लिख दोगे, जैसे डिटेल्स, फीलिंग, स्टोरी, जो भी है वो बता दोगे, ठीक है। कोई फंक्शन का है तो उसकी डिटेल बता दो, ये प्रोग्राम है भाई, आना है जरूर, ठीक है। क्लोजिंग रिमार्क्स में आप लिख सकते हो गुड विशेज, ठीक है। आप उसमें उसके रिप्लाई का रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि कोशिश करना जल्दी से जल्दी आप रिप्लाई दो जैसे मिलता है तो, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस क्लोजिंग लाइन जो है, यूअर्स लविंगली, इसमें यूअर्स वो मत लिख दिया ना, यूअर्स सिंसियरली या यूअर्स ट्रूली, गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे इसमें, यूअर्स लविंगली, यूअर्स अफेक्शनेट, ज्यादातर तो यही वर्ड है, ठीक है, जो बुक्स में लिखा है ना, यूअर्स अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली का मतलब क्या होता है, ये इन दोनों की एक ही बात है, ठीक है। यूअर्स अफेक्शनेटली की भी और लविंगली की भी। फिर अपने जो नेम है वो लिख दो, सिग्नेचर को रहने देना आप, इसमें सिर्फ ये नाम जो है ना वही लिख देना, अनन्या, जो भी सुकन्या, XYZ, जो भी नाम, ठीक है। सनिया, रमन, जुबैर, शर्म मेरी राम राम नहीं ली, राम राम भाई, खुश। चलें आगे, सैंपल ये रहा, देखो एक सैंपल में क्या है, टॉपिक, मतलब ये आपको टॉपिक बता रखे हैं पहले से, मतलब आपको एक आइडिया हो जाए। लेटर हैम आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पेपर में आएगा आपको, लेकिन 0 से शुरुआत करोगे ना तो शायद सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी आपकी। आगे आपके सामने लिख रखा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम या हर अबाउट योर न्यू स्कूल। न्यू स्कूल के बारे में आपने बताना है, और न्यू स्कूल के बारे में बताओगे तो आपने बता दिया भाई 42 पार्क स्ट्रीट कोलकाता, डेट, फिर गैप मतलब लाइन छोड़ रखी है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखोगे आप, डियर रिया, डियर रिया। उसके बारे में आपने पूछा हाउ आर यू, कैसे हो, माय डियर फ्रेंड, बताया था ना। ओपनिंग किससे करोगे, हेल्थ वगैरह के बारे में पूछो, कैसे हो, माय डियर फ्रेंड, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इट हैज बीन क्वाइट सम टाइम सिंस वी लास्ट मेट एंड आई मिस आवर फन टाइम्स टुगेदर। लास्ट टाइम मिले थे उस टाइम पर मौज मस्ती की थी, वो बहुत याद आ रहा है, ठीक है। आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल अबाउट माई न्यू स्कूल,
अब इसने पूछ लिया तुम कैसा है क्या नहीं है, फिर वो क्या बता रहा है, अपने स्कूल के बारे में जानकारी दे रहा है, मेंशन कर रखा क्लियरली। इसने लिख दिया आगे विच आई रिसेंटली ज्वाइंड आफ्टर मूविंग टू कोलकाता, मतलब कहीं ना कहीं से कहाँ गए, दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया। माई न्यू स्कूल इज कॉल्ड, जो नाम है उसने बता दिया, जरूरी नहीं ये हो, दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो खुद से लिख दो। एंड इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द सिटी ऑन द फर्स्ट डे। अब इसके साथ क्या क्या घटना घटी थी वो बताएगा ही। कौन सी घटना घटी थी, आई वॉज ए लिटिल नर्वस, नए नए स्कूल में जाते हो तो मन नहीं लगता ना, पुराना सब कुछ याद आता है। वो बता रहा है भाई मैं थोड़ा घबराया हुआ था। टीचर्स और स्टूडेंट्स जो थे वो सारे के सारे फ्रेंडली हैं, वेलकमिंग हैं। Classrooms are spacious and well ventilated, and each one has a smart board and comfortable desk. The teachers are very helpful and they encourage us to ask questions and participate in activities. What I like most about my school is the library. It has hundreds of books. अब स्कूल की जानकारी दे रहे हैं उसमें, स्कूल में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हंड्रेड्स ऑफ बुक्स है। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स का मतलब क्या है, क्या मतलब इसका है, कई सौ बुक है, मतलब डेफिनेट नहीं है ना, इनडेफिनेट है, ठीक है। और इसको डेफिनेट बताना हो तो ठीक कैसे करोगे, 100 बुक्स, ठीक है। नॉवेल्स हो गए, इंसाइक्लोपीडिया एंड मैगजीन्स। इट हैज बिकम माय फेवरेट प्लेस टू स्पेंड टाइम ड्यूरिंग फ्री पीरियड्स। द स्कूल also has a huge playground where we play football and badminton. I recently joined the school's English literary club and next week we are organizing a debate competition. उसके बाद में आपने बता दिया although everything here is new and exciting, I still miss you and my old friends a lot. I hope you are enjoying your studies too. क्या बोलते हो आप इसको, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा था, तू गलत है। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस, ये पता नहीं कौन कहाँ कैसी बातें पूछ ली, ये बेसिक सी बातें हैं, क्या डिफरेंस इनमें। ग्रामर में क्या डिफरेंस है, बोलने को तो बाद में देखेंगे, वो तो सेकंड प्रायोरिटी है। क्या डिफरेंस है टी ओ, टी डब्ल्यू और टी ओ ओ में? हाँ, बी के लिए हाँ, टी डब्ल्यू बी के लिए, अच्छा। और चलो इस बी से मेरी एक बात याद आई, मैं आपको बताऊं। मैं एक स्कूल में प्रिंसिपल के साथ बैठा, तो वहाँ एक इंग्लिश का टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा था, और इंग्लिश में क्या पढ़ा रहा था, प्रीपोजिशन। वो पता है क्या पढ़ा रहा था, वो बोला बोलो बच्चों इनका मतलब अंदर, फिर वो थोड़ी देर कहता है इनटू का मतलब और अंदर। तो हिंदी को थोड़ा हिंदी को थोड़ा अवॉइड कर दो, ठीक है ना, हिंदी को थोड़ा अवॉइड कर दो। मैं आपको बताऊं ये जो टू है ना, ये इंग्लिश लैंग्वेज में काम करता है प्रीपोजिशन का, ठीक है। ये जो है टी डब्ल्यू, ये इंग्लिश में काम करता है एडजेक्टिव का, और ये इंग्लिश में काम करता है एडवर्ब का, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन भी सुनना चाहो तो बोल सकते हो, इसको बोलोगे टू, सॉरी इसको बोलोगे टू, थोड़ा सा हार्ड टोन में टू, इसको बोलोगे टू, और इसको बोलोगे टू। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, बोलियो क्या बोलोगे इसको थोड़ा ये बोर नहीं हो गया आप लोग, छोटे छोटे बीच में बात आएंगे तो क्या बोलोगे? हम तो जी सीधे बोलते हैं गांधी और अंग्रेज लोग पता क्या बोलेंगे इसको, वो बोलेंगे मिस्टर गांधी ये टोन का फर्क होता है, लैंग्वेज का फर्क होता है, ठीक है। फिर आगे इसने लिख दिया प्लीज राइट बैक सून एंड टेल मी, मतलब ये लेटर रिप्लाई चाह रहा है लेटर का, है ना। तभी तो इसने क्या कहा कि प्लीज राइट बैक सून एंड टेल मी ऑल अबाउट योर न्यू नेबरहुड एंड स्कूल लाइफ विद लव एंड बेस्ट विशेज, यूअर्स लविंगली अनन्या, ठीक है। ये पूछेंगे भाई पेपर में, आगे समझ बात, ये इस टाइप से पेपर में पूछेगा।
और जानबूझकर मैं थोड़े से हार्ड लेके आया हूँ आपके सामने। हार्ड आ जाएंगे तो इजी अपने आप आ जाएंगे आप। ये स्टेटमेंट है इंक्वायरी अबाउट प्रोडक्ट डिटेल्स, मतलब कुछ हिंट दे दिया मैंने आपको। देखो स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से एक ही चीज मैं बता के लेके आया हूँ, अब लास्ट तक पहुंचाऊंगा तो मैं आपको मिक्स में ले आऊंगा, मेरे को नहीं पता, तुम लिख के दो भाई। अब कहां से कहीं से भी ले आए पेपर सेटर, क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे हो। मतलब स्टेप वाइज एक एक चीज हमने डिस्कस करनी है। आगे आपके सामने लिख रखा है यू आर रमेश शर्मा, नाम दे रखा है तो आप नाम लिखेंगे यू आर रमेश शर्मा, मैनेजर ऑफ फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर। आपने क्या करना है इसमें, इंक्वायरी करनी है प्रोडक्ट की, मतलब है या नहीं है, या कोई मंगवाया तो क्या उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रॉनिक्स जयपुर यूर कंपनी इज प्लानिंग टू लॉन्च, इसका मतलब मंगवाया नहीं है, प्लान कर रही है तो प्लानिंग टू लॉन्च a new line of home appliance and recently saw detailed advertisement in the Times of India about energy efficient refrigerators, फ्रिज वगैरह का जिक्र हो रहा है, एंड वॉशिंग मशीन्स फ्रॉम इको होम अप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। ये जो है वो क्या है, कंपनी का नाम है इस पर, हाँ और ना। ये कौन है, रिसीवर्स एड्रेस है, मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में, ये पता चल गया ना किसको लिखना और क्या लिखना है, लेटर कंप्लीट हो जाएगा, किसको लिखना और क्या लिखना है, ठीक है। तो आपने देखा इको होम अप्लायंस प्राइवेट लिमिटेड ई सेंडर्स एड्रेस, द एडवर्टीजमेंट highly several advanced features including inverter technology, low power consumption and 5 years warranties. Your company wants to source a bulk quantity of these product. Write a letter to the sales manager requesting a complete product and catalog. Catalog क्या होता है, पूरी की पूरी लिस्ट, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। वैसे वन वर्ड में पूछा जाता है और वन वर्ड में इसका आंसर होता है लिस्ट ऑफ बुक्स, समझ रहे हो। एक शायद WCS में पूछा गया था, ए ग्रुप ऑफ लाइन्स, ए ग्रुप ऑफ लाइन राइट, ये पूछे जाते हैं, पढ़ेंगे आपके तो TOET में तो नहीं है, नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। बाकी HCS वाले बैच में चल रही है सारी की सारी चीज़ें। कैटलॉग प्राइसेस, डिलीवरी शेड्यूल्स, बल्क डिस्काउंट, वारंटी डिटेल्स एंड पेमेंट टर्म्स। अब यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, अपना खुद का एड्रेस है, हाँ और ना। अब ये देखो ये ना, ये ओल्ड पैटर्न पर है, ये गलत ये भी नहीं है, इस डेट के और इसके बीच में लाइन नहीं छोड़ रखी ना, मैंने आपको बताया था गलत ये भी नहीं है, लाइन छोड़ दोगे तो गलत वो भी नहीं है। तो आपने यहाँ पर लिखा फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स 34 अम्माई रोड जयपुर, ये किसका एड्रेस हो गया, आपका सेंडर्स का एड्रेस हो गया ना। फिर आपने डेट जो है वो मेंशन कर दी यहाँ पर। अब ये जो आपने मैंने ऊपर बॉक्स में रखा होगा शायद ये रहा आपका, ये किसका होगा एड्रेस हो गया, रिसीवर्स एड्रेस, जिसको भेजना है, जिसको भेजना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, इंक्वायरी रिगार्डिंग एनर्जी इफिशिएंट रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन। फिर आपने लाइन छोड़ी, सैल्यूटेशन लिखी, क्या कह रहे हो आप, फॉर्मल है तभी तो रिसीवर्स एड्रेस है, इनफॉर्मल होता तो आता ही नहीं उसमें रिसीवर एड्रेस, ठीक है सर। या मैडम फिर आपने इसमें बता दिया कि आपको क्या चाहिए, आप कहाँ से हो। वी आर ए लीडिंग होम अप्लायंस रिटेलर इन जयपुर, रिटेलिंग कोई कंपनी है, ये चला रहे हैं। प्लानिंग टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट लाइन विद एनर्जी एफिशिएंट, ऑलरेडी दुकान है, प्लान कर रहे हैं कि कुछ और बल्क में सामान आए और हमारी जो है अच्छी जो बिजनेस है वो चले। रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन मंगवा रहे हैं, ठीक है। मतलब इस इन्होंने अभी तक देखा है ना, एडवर्टीजमेंट में देखा था, और एडवर्टीजमेंट किसका देखा था इसने, टाइम्स ऑफ इंडिया। ये लाइन आप देखोगे ना, लिखने का तरीका होता है, ये उसी में से उठा के लिख रखी है, अभी अभी हमने पढ़ा था, उसी में से उठा के लिख रखी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेट इसने बता दी जो भी डेट है, विच हाईलाइटेड यूर एडवांस्ड मॉडल फीचरिंग इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, लो पावर कंजम्पशन एंड एक्सटेंडेड वारंटीज। वारंटी भी बता रखी थी उसमें, कितने साल की थी, 5 साल की, वो लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। वी आर इंटरेस्टेड इन प्लेसिंग बल्क ऑर्डर फॉर अपकमिंग सीजन एंड वुड अप्रिशिएट, भाई जितना भी चाहिए ना वो बता दो। इसमें आप एक और भी ऐड कर सकते थे, ये लाइन लिख के है ना, इट तक लिख के ना, आप जितनी चाहिए उसको कैटेगराइज करके टेबल में लिख दो। हाँ हाँ, ये तो 100 वर्ड्स है, इसमें आप देखोगे तो लिख भी रखा होगा शायद उसमें, ये अप्रोक्स 100 वर्ड्स ही है, ठीक है ना, उसमें आप कर सकते हो इसको।
कोई नहीं, 200 तक पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे पहुंचेंगे, एकदम से 200 पर नहीं लेके जाऊंगा मैं आप, धीरे धीरे चलेंगे भाई, ठीक है। आगे आपने उसकी डिटेल्स है, डिस्काउंट है वो पूछ ली, इसमें कितना बल्क में आएगा, उसकी परचेज वारंटी डिटेल्स में पूछ ली, डिलीवरी टाइमलाइन ये जरूर पूछ लेना। सामान मंगवा रहे हो तो कब तक पहुंचा दोगे, सामान मंगवा लिया, पूछने की उम्मीद नहीं है तो फिर मंगवाए ना मंगवाए बराबर आपका। आगे उसने लिख रखा प्लीज ऑल्सो मेंशन योर स्टैंडर्ड पेमेंट। जी हेलो हेलो हेलो, आ जाओ। तो ये आपके सामने हो गया है। अब ये प्लेसिंग ए बल्क ऑर्डर फॉर स्कूल सप्लाईज, ये आपके सामने कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं। अब ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। फाइल जो है आपको अपलोड करवा दूंगा एप्लीकेशन के ऊपर, कोशिश करना विदाउट आंसर देख के, स्टेटमेंट देख के आप अपने आंसर्स ज़्यादा नहीं, पहले 5 तैयार करके ले आओ, ठीक है। आप अपने लेवल पर लिखें जो आप उसमें लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, होगा ना। आप लिख के ले आना भाई। तो आज की क्लास को अपन यहीं स्टॉप कर रहे हैं, 5:30 का टाइम था, लेकिन अगली जो क्लास अपनी वो 5:30 ही शेड्यूल कर रखी है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आपके कोई भी डाउट हैं तो हमें बता सकते हो। आज की क्लास कैसी रही, कितना समझ आया आपको और कितना नहीं आया, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्नेहा, रमन, जुबेर, जो जो बच्चे देख रहे हैं बता सकते हैं आप अपने लेवल पर क्या था वही प्रोग्राम, ठीक समझ आ रहा है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में।